थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और आज एटम कैंप का जो है वो एक वी कैंप फेस्टिवल था, तो आज सारा दिन हम वहाँ पर बिज़ी रहे। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आज भी आप ये इवेंट करेंगे। तो मैंने उनको बताया कि हमने ये तय किया हुआ है कि हमने हर संडे इंशाल्लाह ये करना है, और हमारे बाकी फेस्टिवल्स और एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी, लेकिन ये हमने एक्टिविटी जो है इसको एक कंटिन्यूटी देनी है ताकि हम किताब पढ़ने का रुझान जो है उसको प्रमोट कर सकें। और इसमें जो है वो अगेन आई वुड लाइक टू थैंक सईद बुक बैंक कि जिन्होंने हमें ये स्पेस प्रोवाइड की और हमें होस्ट करते हैं, इस जगह को देते हैं, लर्नर्स रिपब्लिक, एटम कैंप को भी, कि ये मिल के हम सारे ये एक्टिविटी कर रहे हैं। और उमर रियाज साहब जो है वो हमेशा की तरह हमारे साथ हैं। और जो आज की बुक है वो हमारे पास इनोवेटर्स है, वॉल्टर आइजकसन है, जिन्होंने और भी बहुत अच्छी अच्छी बायोग्राफीज़ लिखी हैं। और इस इनोवेटर्स की जो बायोग्राफ़ी है उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो हम किताब के बारे में, ये हमने क्यों सिलेक्ट की, इसमें क्या ख़ास बात थी, और इसमें कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से भी बताऊंगा जो मुझे अच्छी लगी इस किताब में पढ़ के, जो मुझे मज़ा आया और जो लर्निंग हुई। और उसके बाद आपके सवालात भी हम लेंगे। और हमेशा की तरह हम पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं कि उमर साहब आप ये बताएं कि वाई दिस बुक, ये बुक क्यों इम्पोर्टेंट है आज, जिसकी वजह से हमने ये बुक सेलेक्ट की थी। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो भी सोचने वाले लोग हों या सोचने वाला मुआशरा हो, वो अपने हालात पे गौर करते हैं और वो ये सवाल करते हैं कि ये हालात कैसे पैदा हुए, अच्छे या बुरे। और स्पेशली अगर कोई चीज़ तामीरी हो रही हो तो उसकी क्या वजह है। तो आज के दौर में कोई ऐसा बच्चा भी अब पैदा नहीं हो रहा जो कि इंटरनेट, कंप्यूटर और आईटी से जिसका किसी ना किसी तरीके से लिंक ना हो। तो ये फ़ोन है, ये जिस चीज़ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, जिस तरह ये चलेगी, सोशल मीडिया, इंटरनेट, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सोशल मीडिया को थोड़ी देर साइड पे रखते हैं, लेकिन जो तीन बड़ी चीज़ें हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, तो ये आखिर कैसे पैदा हुए। और जब इजादात की बात आती है तो हमें ये पता चलता है कि न्यूटन ने ये काम किया, आइंस्टाइन ने ये काम किया, पास्कल ने ये काम किया, उससे पहले गैलीलियो ने ये किया। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज़ या इन्वेंशंस की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, मेडिसन ने। तो उसने दुनिया का रुख बदला। लेकिन दुनिया जो आज बदली है, यानी मैं और आप जब पैदा हो के बड़े हो रहे थे 1985-86 में, तो हम एक फ़ोन मिलाया करते थे 109 पे कॉल करके, और 15 मिनट बाद कॉल मिलती थी और वो कोई 10 रुपये की होती थी उस वक्त। तो आज हम इस पे पहुंच गए हैं कि 2 रुपये में आप पता नहीं व्हाट्सएप और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम कैसे पहुँचे, ये कोई भी जो सोचने वाला शख्स है और सोचने वाला मुआशरा है, उसके लिए ये सवाल बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। और दूसरी बात ये है कि ना सिर्फ इसने कम से कम बाकी चीज़ों, वैसे तो ज़िंदगी के हर पहलू को रिवोल्यूशनाइज़ किया है, लेकिन कम से कम 3 चीज़ों को तो बहुत ही ज़्यादा कर दिया। एक, इकॉनमी को। तो ये 90s में पहले .com पैदा हुए, फिर .com नीचे गए, बिल्कुल सही है। तो अब फिर दोबारा है। तो अब दुनिया में कोई ऐसा इकॉनमी नहीं है जो इसके अलावा चल रही हो। दूसरी बहुत ज़्यादा जिस चीज़ को इसने रेवोल्यूशनाइज़ किया है वो हमारी एजुकेशन। अब लाइब्रेरीज़ जो हैं और बुक्स जो हैं, उनकी वो हैयत ही बदल गई है कि अब आपके लिए नॉलेज जो है, मेमोरी, इतने जीबी और इतनी किताबें, वो एजुकेशन का रेवोल्यूशनाइजर। और अभी पेंडेमिक में जूम और वो। और तीसरी जो हमारी सोशल रिलेशंस जिस तरह से बदल गए, तो ये सारे, फिर हमें ये सवाल करना चाहिए अपने आप से कि हम वैसे बिल गेट्स को जानते हैं, शायद स्टीव जॉब्स को कुछ सुना हुआ हो, लेकिन उससे पीछे क्या है, तो ये किताब उसका बिल्कुल ठीक है, बड़ा अच्छा। और एक जब हम ये किताब रख रहे थे ना, तो एक उमर साहब और मेरा ये भी ख्याल था कि एक तो जैसे इन्होंने बताया कि हम उस हिस्ट्री को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिस हिस्ट्री और जिन इनोवेटर्स ने आज जिस टेक्नोलॉजी को, जिस इंटरनेट को, जिस फ़ोन को, लैपटॉप को हम यूज़ कर रहे हैं, ये कैसे ये यहाँ तक ये सफ़र पहुँचा और किन लोगों ने क्या किरदार अदा किया। लेकिन इसमें जो एक बात हमारे जहन में और भी थी, वो उमर साहब और मैंने डिस्कस की कि हमारा इस एक्टिविटी का मकसद भी ये है कि हम आगे आने वाली अपनी नई जनरेशन को वो रोल मॉडल्स बता सकें
कि जिन्होंने बड़ी अर्ली एज के अंदर ये सोचने समझने के अमल का आगाज़ किया और क्यूरियासिटी और लव फॉर नॉलेज और आइडियाज़ और इनकी मदद से उन्होंने जो है वो इस काम को आगे बढ़ाया। और हम ये चाहते हैं कि जब इनकी स्टोरियाँ लोग इसको पढ़ें और इसको समझें, हमारी नई जनरेशन, यंग स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली, तो वो इंस्पायर हों कि भाई उनका भी जो ह्यूमन अल्लाह ताला ने जो उनको दिमाग दिया हुआ था, जिन्होंने इतने इतने बड़े काम किए, हमारे और उनके दिमाग में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सो हम भी वो सारा कुछ कर सकते हैं, हम भी वो सारा कुछ अचीव कर सकते हैं। तो एक हमारा मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा क्यूरियासिटी को जो है ना इंस्पायर करने वाला भी अमल है। सो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो ये देखें, मुझे जो इसमें फेवरेट जो करैक्टर बहुत सारे हैं, सो मुझे जो बहुत ज़्यादा फेवरेट करैक्टर इसमें जो लगता है वो एडा लवलेस का है। और द वे शी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू, क्योंकि हमने ना बच्चों वाली जब हम पढ़ रहे थे उस वक्त तो नहीं थी, कंप्यूटर की कोई किताब नहीं थी। बाद में जब मेरा छोटा भाई पढ़ रहा था तो एक दफ़ा मैंने उसकी कंप्यूटर की किताब उठाई तो उसमें लिखा हुआ था कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया, तो वहाँ लिखा हुआ था चार्ल्स बैबेज ने किया, और वो बात ख़त्म हो गई। ठीक है, उसके बाद आके और एक दो लोगों का नाम आया। लेकिन इसकी खूबी ये है कि इसने बहुत सारे ऐसे लोगों का जिक्र किया जो इतने जिसको कहना चाहिए पॉपुलर टेक्नोलॉजिस्ट नहीं है, बट दे हैड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। तो उसमें हम एडा लवलेस की स्टोरी से जो है वो स्टार्ट करते हैं, और वहीं से मेरे ख्याल में सफ़र स्टार्ट होता है 19th सेंचुरी में। तो आप उस सफ़र को ज़रा थोड़ा सा समझने में मदद करें कि कैसे ये सफ़र स्टार्ट हुआ और कैसे एडा लवलेस जैसे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। देखिए, जो बुनियादी नुक्ता है ना, वो है मैकेनिकल से डिजिटल। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो एक मैकेनिकल रेवोल्यूशन था। मैकेनिकल रेवोल्यूशन का मतलब ये था कि मशीन याद हो गई। मशीन की जो बुनियादी फॉर्म थी वो स्टीम इंजन थी, जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफ़र कर रहा था। उसके साथ फिर 19th सेंचुरी के शुरू में टेक्सटाइल के प्रोसेसेस ईजाद हो गए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज किया, और उसके साथ साथ उससे एलाइड इंडस्ट्री जो है वो चलना शुरू हुई। अब मैकेनिकल साइड पे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, लेकिन डिजिटल साइड पे ग्रोथ नहीं हो रही। और डिजिटल साइड जो इकोनॉमीज़ बढ़ती चली गई, डिजिटल की वैल्यू बढ़ती चली गई, बिकॉज आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर्स आ गए, पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉलिसी मेकिंग होनी थी, बिजनेसेस होने थे, और वो नंबर का जो वज़न है ना वो बढ़ता चला गया। तो चार्ल्स बैबेज वो पहला आदमी था जिसने एक डिजिटल मशीन बनाने की कोशिश की, और वो तो खैर हो चूँकि वो एक अर्ली समझें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का, लेकिन लिंक्ड विद रेनेसां का वो थिंकर था। तो वो मल्टीपल साइड पे था, वो मैथमेटिशियन भी था, वो आर्टिस्ट भी था, छोटा मोटा मैजिशियन भी था, और वो उसके साथ साथ उसकी मैकेनिकल साइड भी स्ट्रांग थी। तो वो बहुत सारी इक्विपमेंट जो है ना वो बनाता रहता था जिसके ज़रिए कैलकुलेशंस होती हैं। और एडा लवलेस जो हैं वो तो लोगों के लिए हैरानी होगी जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, कि वो जो लॉर्ड बायरन है उसकी वो शी वॉज डॉटर ऑफ लॉर्ड बायरन, द ओनली डॉटर फ्रॉम अ मैरिज। और लॉर्ड बायरन वॉज अ वेरी कलरफुल कैरेक्टर इन हिज ओन राइट। लेकिन एडा जो हैं उस एडा वॉज हर मिडिल नेम। उनकी जो वालदा थी, शी वॉज वेरी, कि ये लॉर्ड बायरन जो है ना वो बड़ा समझें कि थोड़ा लोफर टाइप भी था। तो उसका ये था कि ये लोफर टाइप ना हो जाए, तो वो उनकी वालदा ने उसको मैथ की तरफ डाला। तो शी बिकेम अ मैथ बफ। बिल्कुल सही है। एंड व्हेन शी बिकेम अ मैथ बफ, शी उसका फिर तारुफ हुआ बैबिज के साथ। उसने बैबिज को बहुत सारे आइडियाज़ दी, और वो ख़तो किताबत बड़ी देर बाद डिस्कवर हुई। सो बैबिज जो था वो प्रैक्टिशनर था, और एडा जो थी उसके पीछे मैथमेटिकल मॉडल और वो बना रही थी, जो कि एक ऐसी मशीन बनाई जो कि डिजिटली कैलकुलेशन कर सके बहुत हाई लेवल की। और उसका जो सबसे बड़ा जो एडा की तो हैं, उसको अब पॉपुलर कल्चर में बहुत ज़्यादा रिवाइव हो चुके हैं। तो एडा लवलेस का जो एक जुमला बड़ा मशहूर है वो है मशीन्स कैन नॉट थिंक। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कहती है कि मशीन कैन थिंक। तो वो ये 1825-30 15-20 के लगभग जो है ये लंदन में दोनों मौजूद थे, और उनकी एक बड़ी पार्टनरशिप हो गई। एंड उसके नतीजे में बैबेज ने मशीन बनाई और एडा लवलेस ने उसमें कंट्रीब्यूट किया। वो मशीन बाद में बैबेज के गालबन बेटे ने उसके कुछ प्रोटोटाइप बनाए,
और वो फिर अमेरिका पहुंची और वो हार्वर्ड की किसी बेसमेंट में आइकन ने एक साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया और उसने उसकी बेस पे पहला जिसे कहें कंप्यूटर मार्क वन वो बनाया। तो इस तरह एक इन्वेंशन का सफ़र जो है वो 100 साल में पूरा हुआ। बीच में एक सेंसस 1890 के सेंसस पे भी काफ़ी काम हुआ जिसमें इन्होंने सेंसस के नंबर्स को जिसे कहते हैं क्रंच किया। तो एडा लवलेस को इसलिए पायनियर कहा जाएगा कि एक तो ये कि शी वाज सो अहेड ऑफ हर टाइम्स, और दूसरी वजह ये है कि कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी जो है वो लोग समझते हैं कि ये मेल डोमिनेटेड एरिया है। तो ये भी एक मिथ ब्रेक हो गई कि ये मेल फीमेल दोनों है। और जब 1935-37 में जाते हैं तो तब ये पता चलता है कि एक्चुअली जो दुनिया की पहली प्रोग्रामर्स हैं वो ख़वातीन थी। ठीक है, उसमें ग्रेस हॉपर हैं, उसमें जीन जेकब्स हैं जो एक्चुअली जिन्होंने प्रोग्राम लिखे थे। और उसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प डाइकोटमी थी कि बिल गेट्स से पहले तक जो सारे मेल थे वो हार्डवेयर में इंटरेस्टेड थे और ख़वातीन जो हैं वो प्रोग्रामिंग करती थी। तो ये एक लार्जर ओवरव्यू था एडा लवलेस और बैबेज से शुरू होके 1935-37 में जब जंग भी शुरू हो गई तो उसके साथ फिर कंप्यूटेशन की ज़रूरत जो पड़ी उस वक्त तक। बाकी इसमें जो है ना एक दो बातें जो मुझे उसकी जो जिन्होंने मुझे फैसिनेट किया उसमें एडा लवलेस की, वो एक तो ये थी कि उसको मैथमेटिक्स तो उसकी जो है मदर है उसने उसको पुश किया एंड शी लर्न मैथमेटिक्स, लेकिन वो बाप की तरफ से उसे पोइट्री का भी शौक़ मिला हुआ था जेनेटिकली, और वो पोइट्री भी करती थी, समझती भी थी, लिटरेचर भी पढ़ती थी। और उसने जब चार्ल्स बेबेज की वो मशीन देखी तो शी हैड अ बिगर आइडिया। अगर उसका कंट्रीब्यूशन ये देखा जाए ना कि आज मौजूदा दौर में, चूँकि उस वक़्त जो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर बना रहा था उसका ख्याल था कि ये कंप्यूटेशन मशीन होएगी, लेकिन एडा लवलेस वाज द फर्स्ट वन टू रिकग्नाइज कि ये जनरल पर्पस मशीन बन सकती है, कि ये मशीन जो है इससे मल्टीपल काम। चार्ल्स बेबेज वाजंट इंक्लाइन टुवर्ड्स इट, उनकी बड़ी लंबी खतवो किताबत होती रही और एनी हो वो बहुत ज़्यादा नाम एडा लवलेस का उसमें ना आ सका, वो चार्ल्स बेबेज का ला। लेकिन एक तो उसकी इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि उसने कहा कि ये जनरल पर्पस मशीन बन सकती है, और जनरल पर्पस बनाने से ये है कि ये इसके और भी काम हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी जो मुझे फैसिनेट बात की, अगर आप आजकल ना सिलिकॉन वैली में बहुत ट्रेंड आया हुआ है लिबरल आर्ट्स के लोगों को एंगेज करने का, तो अगर वो आप पिछली हिस्ट्री देखें तो वो कहते हैं जो विजनिंग का काम एडा लवलेस ने किया वो विजनिंग का काम कोई हार्डकोर मैथमेटिशियन नहीं कर सकता था अगर वो उसकी लिटरेचर और आर्ट के लिए जो है इंस्टिंक्ट्स ना होती। तो दैट इज़ हाउ टेक्नोलॉजी के अंदर भी आर्ट और लिटरेचर का, बल्कि इस किताब इमेजिनेशन में, हाँ, इस किताब का जो बहुत बड़ा मैसेज है आप सारे लोग जो तशरीफ़ रखते हैं और जो इसको देख रहे हैं, कि हम ये समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की ग्रोथ जो है ना वो बहुत हार्ड कोर सब्जेक्ट से हो रही है। इस किताब के जो 3 बड़े लेसन हैं, 2 मैं बाद में उस पर बात करूँगा। पहला लेसन ये है कि सारी ग्रोथ जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटीज़ और साइंस हो रही है। बिल्कुल ठीक है। बैबेज और लवलेस भी हैं, फिर आप आगे जाएं तो एक न्यूमैन है MIT में, ही वॉज अ डीन, ही वॉज अ पोलीग्लॉट। उसके साथ फिर आगे जाएं तो स्टीव जॉब्स इवन जो है वो उसमें डिज़ाइन की इम्पोर्टेंस लेकर आता है और उसमें आर्ट और क्राफ्ट की इम्पोर्टेंस लाता है। उसके बीच में जो लोग हैं उसमें एक लिंक ही नाम है कमी से, वो हु वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ इंटरनेट, ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट एंड मोस्ट ऑफ हिज वर्क वाज साइकोलॉजी ऑफ साउंड। तो इसमें साइकोलॉजिस्ट बहुत हैं, इसमें आर्ट के बहुत लोग हैं और डिज़ाइन के लोग बहुत हैं, इंजीनियर्स और फिजिसिस्ट तो हैं ही। और ये ट्रेंड अब दोबारा रिवाइव हो रहा है और ये ट्रेंड जो है ये बीच में 20 साल नहीं रहा, 1950 से 1930 साल, जब ये सारी टेक्नोलॉजी डॉस के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन जब ग्राफिकल इंटरफेस आ गया उसके बाद फिर आर्ट्स और ह्यूमैनिटी, और फिर जो आपने बात की इमेजिनेशन की, तो इमेजिनेशन जो है वो और उसके साथ फिर लॉजिक का रोल, और लॉजिक का रोल दोनों तरफ, मैथमेटिकल लॉजिक भी और फिलोसॉफिकल लॉजिक भी। और इसमें अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं बगैर बोझल किए तो इनका जो मेन पायनियर है वो लिबनिज़ जो कि मैथमेटिशियन भी है और फिलोसोफर भी है।
और लिबनिज को बाद में बर्टन रसल ने डिस्कवर किया और उसने वही बहुत मैथमेटिकल लॉजिक और फिलोसॉफिकल लॉजिक का वो एक कम, लेकिन ये ज़्यादा बोझल हो जाएगा। लेकिन इसमें ना एक जो है हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, वो ये है कि एक और इस बुक की जो अच्छी बात मुझे लगी, जो इन्होंने बताया है कि ये दुनिया में पूरा रेवोल्यूशन आया। हाँ। अब बात कहाँ से स्टार्ट होती है? लंदन के सलोन से बात स्टार्ट होती है, चार्ल्स बैबेज के, और वहाँ से करते करते वो MIT और हार्वर्ड की लैब्स तक जाती है। वहाँ से बात जो है वो इंटेल की रिसर्च फंडिंग जो है वो जो कर रहे थे डिज़ाइन पे काम जाता है, उसमें स्टीव जॉब्स आता है, उसमें बिल गेट्स आता है। लेकिन एक इसमें जो मज़े वाली बात है कि कैसे आइडियाज़ ट्रैवल करते हैं। ठीक बात है। एक आइडिया के ऊपर एक दूसरा आइडिया बिल्ड कैसे होता है, और एक इकोसिस्टम कैसे क्रिएट होता है, जिसके अंदर जब बिल गेट्स जो है वो 8वीं जमात में होता है, जब वो प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देता है, और उसके महल्ले के बच्चे इकट्ठे मिल के जो है वो प्रोग्रामिंग के क्लब्स बना लेते हैं। जब वो हार्वर्ड पहुंचता है तो वहाँ एक आर्मी का फंडेड कंप्यूटर पड़ा होता है, जिसके ऊपर बैठ के वो सारी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करता है। इसके ऊपर आप ज़रा कुछ बताएं कि ये इकोसिस्टम जो है ना, जो इनोवेटर्स पैदा करता है, या फिर इनोवेटर्स जो हैं वो इस इकोसिस्टम को बनाते हैं। ये रिलेशनशिप बड़ा मज़े वाला है इस बुक। हाँ जी, ये रिलेशनशिप जो है ये इसके दो पहलू हैं। एक जो लार्जर रिलेशनशिप है वो है मशीन ह्यूमन रिलेशनशिप। ठीक है। और इस पे काफ़ी सारे लोगों ने काम किया, सिम्बियोसिस पे, कि मशीन और ह्यूमन का आपस में क्या ताल्लुक है, और मशीन के साथ रहना कितना एक रिवॉर्डिंग काम है। तो इसमें कोई एक भी, इसमें कोई 35-40 लोगों का जिक्र है, इनमें से कोई एक भी इनोवेटर ऐसा नहीं है जिसने अपने बचपन में रेडियो खुद ना बनाया। कोई एक भी नहीं है। कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने अपने टॉयज़ ना बनाए हो। कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने अपने घर की वायरिंग ना ठीक की। कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने इस तरह के काम ना किए हों कि गाड़ी का कार्बोरेटर में अपनी गाड़ी का खुद। लेकिन ये इसके मैं आपको कट कर रहा हूँ, सॉरी, इस तरह के काम ना हमारे भी पाकिस्तान में बहुत बड़े इनोवेटर्स हैं जो घरों पे कर रहे हैं। रेफ्रिजरेटर भी बच्चे ठीक कर देते हैं, AC भी ठीक कर लेते हैं, वायरिंग भी सारी कर लेते हैं। लेकिन बात मैं फिर वो उधर ला रहा हूँ, वो जो इकोसिस्टम था, वो हमारे बच्चे जो हैं वो तो ये काम नहीं कर पाते। हाँ जी, मैं उस जो इन्होंने कर दिया। अब हुआ ये कि वो बच्चा असल में जो मिसिंग लिंक है ना, वो तो देखें यूनिवर्सिटी और स्कूल है। अब नॉइस जिसकी आप जिक्र कर रहे थे, जो इंटेल का फाउंडर था, वो एक बिल्कुल मिड वेस्ट के एक छोटा सा कस्बा जिसकी 2000 आबादी है, वो उस पर पैदा हुआ। लेकिन उसका जो कॉलेज का प्रोफेसर जो है ना, वो बॉस्टन से कंप्यूटर मंगवा रहा है और वो उधर कंपटीशन कर रहा है, और वो उनको रिकमेंडेशन दे रहा है कि तुम इसके पास जाओ, तुम उसके पास जाओ। तो वहाँ पे जो दूसरी चीज़ पैदा होती है वो है नेटवर्क्स, कि जहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं, लोग एक दूसरे के पास मिल रहे हैं। और ये जो कोलैबोरेशन है, अब इसकी एक बहुत बड़ी जो उसका एक बंदा है जिसका नाम है विनेवर बुश। अब विनेवर बुश ने एक काम किया जिसको उसने कहा कि मिलिट्री इंडस्ट्री बिजनेस एंड एकेडेमिया, बल्कि उसने ट्राइंगल बनाई बेसिकली। ट्राइंगल थी एकेडेमिया, मिलिट्री एंड बिजनेस। और उसने कहा जी कि मिलिट्री के जो सारे प्रोजेक्ट्स होंगे उनको एकेडेमिया सुपरवाइज करेगी, लेकिन आउटसोर्स करेगी बिजनेस को। तो अब जब वो पहला इंटरनेट बना रहे हैं जिसका नाम ARPANET है, ठीक है, तो पहला ARPANET बनाने के लिए यूनिवर्सिटी में रहे हैं, मतलब यूनिवर्सिटी टाइप माहौल में। UPenn में भी कुछ कंप्यूटर बना, लेकिन वो सारे एकेडमिशियंस हैं, और फंडिंग मिलिट्री दे रही है, और एग्जीक्यूट एक प्राइवेट कंपनी कर रही है, BNN उसका नाम। तो ये जो कोलैबोरेशन है, और आप देखें इसमें बाकी जो है कितनी कोलैबोरेशन बेल लैब्स पे हो रही है, कितनी कोलैबोरेशन जो है वो ज़ेरोक्स में हो रही है, एक टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी है उसमें हो रही है। तो आखिर में, और ज़्यादातर गवर्नमेंट इसमें एक सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, और गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी इसमें नहीं है। तो हमारे यहाँ इकोसिस्टम क्यों नहीं है, उसकी बुनियादी वजह तो कल्चर है, जो एक कल्चर है। आपने अच्छी बात की। ये किसी वक्त ना हमने वो बुक भी डिस्कस करनी है, अ कल्चर ऑफ ग्रोथ, जो जोएल मोकर ने जो लिखी है, तो आई थिंक मेरे ख्याल में किसी वक्त हम उस बुक पे भी करते हैं। तो उसने भी बड़ी अच्छी बात की है। तो उसने कहा जब ग्रोथ की बारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की होती है तो हम अक्सर मैकेनिकल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, और हमें लगता है कि ये सिर्फ साइंटिफिक रेवोल्यूशन था। तो जो उसने बात पॉइंट आउट की, उसने कहा वो असल में उसकी बुनियाद कल्चरल रेवोल्यूशन थी। हाँ, और उससे आगे साइंटिफिक रेवोल्यूशन इमर्ज हुआ। सो इसके अंदर भी जो वो आपने बात की ना कि कल्चर वाली है,
और वो कल्चर से बात आगे बढ़ती है कि वहाँ जो गवर्नमेंट है वो रिसर्च के लिए फंडिंग कर रही है, वहाँ नेबरहुड्स ऐसे हैं कि वहाँ बच्चे मिल के क्लब बना सकते हाँ हैं, वहाँ से उठते हैं। और फिर फर्म्स ऐसी हैं जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही ऐसे हैं। ही वो जो सीईओज हैं वो फ्यूचर देख रहे हैं। ऐसे ही वो ये नहीं देख रहे कि आज हम कोई एसआरओ करा लें, आज हम इधर से सब्सिडी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं फ्यूचर क्या है, अगले 10 साल क्या है, अगले 20 साल क्या है। तो हम करते करते जो चार्ल्स बेबेज से हमने स्टार्ट किया, वहाँ से लंदन से बातें स्टार्ट हुई और करते करते वो MIT हार्वर्ड पहुँची हाँ अर्ली 20th सेंचुरी में। तो ये 19th सेंचुरी के मिडल में, हाँ अर्ली 19th सेंचुरी में ये सारा सफ़र आगाज़ हुआ। और मेरे ख्याल है 20th सेंचुरी में स्टार्ट में ज़्यादातर काम फिर जो है वो यूएस में हुआ इसमें। जी और बिल्कुल यूएस में जो ये 2-3 इदारे थे MIT और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, हाँ और फिर एक कल्चर इमर्ज होता है। अब हम ज़रा उसकी तरफ आते हैं, जो सिलिकॉन वैली का एवोल्यूशन होता है। हाँ। उससे पहले मैं सिर्फ इंग्लैंड का भी जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि वहाँ पे एलन ट्यूरिंग है। बिल्कुल ठीक है। और एलन ट्यूरिंग जो है वो लार्जर कैलकुलेशन जो है ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर एनिग्मा को ब्रेक करने के लिए कर रहे हैं। और अब कल्चर की आपको बात बताता हूँ। एक प्रिंसटन में है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, बिल्कुल है, IAS। ठीक हो गया, उसमें आइंस्टाइन भी बैठा हुआ है, उसमें ट्यूरिंग का प्रोफेसर उसे प्रिंसटन भेजा है। अब वो प्रिंसटन में काम कर रहा है, उसका काम भी लोगों को नज़र आ रहा है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन अ वे पाइनियर के तौर पे वो उभर रहा है और उसके बड़े रेडिकल आइडियाज़ हैं। इवन जब इंटरनेट बन रहा था तो उस इंटरनेट में जो मेजर प्रॉब्लम्स आ रहे थे जिसमें IP का बनना था, उसके लिए UK के कुछ रिसर्चर थे जिन्होंने काम किया हुआ था, लेकिन वो फिर आए US में। और जो कंप्यूटर बना वो इंडिपेंडेंटली एक जर्मन बर्लिन में भी एक बंदे ने बनाया जो एक एलिमेंट्री कंप्यूटर था। और कंप्यूटर की जो डेफिनेशन थी वो यही निकाली गई कि जो प्रोसेस कर सके, प्रोग्रामेबल हो उसके साथ साथ, यानी आप उसमें नई कमांड दे सके तो वो, और उसके साथ वो मतलब उसकी स्पीड हो। तो वो 2-3 जगह पे बना, लेकिन मेन काम जो है वो फिर US में हुआ, मोस्टली MIT और इसके हार्वर्ड में और यूपेन में, जहाँ पे तकरीबन 2-3 कंप्यूटर मुख्तलिफ बने। उसके साथ बेल लैब्स में न्यूयॉर्क और उनके साथ प्रिंसटन। तो ये इसको ज़्यादातर जो इंकरेजमेंट मिली वो वॉर इंडस्ट्री से मिली, बिकॉज इन्होंने ज़्यादा काम करना ये था कि जो मिसाइल टेक्नोलॉजी की जो कैलकुलेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा, क्या नाम है, वो थी बहुत एलेबरेट थी। फिर इनमें से कुछ सारे लोग फ़ौज में चले गए। अच्छा, वो फ़ौज में ज़बरदस्ती भेज दिए गए, स्पेशली नेवी में। अब वो जब उधर से वापस आए तो वो उधर वाले वो उनके साथ आ गए और उन्होंने उनको फंड करना शुरू कर दिया। तो उसके नतीजे में जो पहला कंप्यूटर बना, मैं सिर्फ उस पर कहना चाहूँगा, और उस पर बड़ी लड़ाई भी हुई। अच्छा, कोलैबोरेशन की हम बात करते हैं, ये नहीं कि लड़ाई नहीं होती, क्योंकि बड़ी लड़ाइयाँ हुई। तो पहले में जो एक एनस्टॉफ था और उसके साथ एक मॉशली था, वो उन दोनों ने अलग कंप्यूटर बनाया। वो एक दूसरे से मिले और एनस्टॉफ ने कहा कि मॉशली ने मेरा डिज़ाइन जो है वो चोरी कर लिया है। तो फिर उन्होंने एनस्टॉफ को डिक्लेयर कर दिया कंप्यूटर, जो पहला कंप्यूटर था। उसके बाद में भी बड़ी लड़ाइयाँ हुई मुख्तलिफ़ चीज़ों पे। इवन ये इंटरनेट पे भी बड़ी आपस में लड़ते रहे। इवन गेट्स और स्टीव जॉब्स भी आपस में गेट्स की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है, चूँकि गेट्स वाज द फर्स्ट वन जिसने ये इन्विजन किया कि ये कंप्यूटर्स तो बहुत बढ़ने हैं और हार्डवेयर पे काम सारा हो रहा है। हाँ जी, सी और उसने कहा कि मैं जो काम करूँगा मैं उस सॉफ्टवेयर पे करूँगा, जो हार्डवेयर किसी का होगा लेकिन सॉफ्टवेयर मेरा होगा। हाँ लेकिन जब उसने बनाया तो उसने कहा मैं लाइसेंस दूंगा, आप मेरे लाइसेंस से यूज़ करेंगे। ऐसे तो वो कॉपीराइट था। और वो बाद में कुछ क्लब्स बने जो क्लब ज़रा ना डेमोक्रेटाइजेशन की बातें करते थे। ख़त्म करते हैं। वो कहते थे कि भाई ये गेट्स जो पैटेंट्स के ऊपर काम कर रहा है, इसने जो सारे कोड लिखे हैं वो हार्वर्ड के कंप्यूटर में बैठ के लिखे हैं, जो कंप्यूटर फंडेड बाय द गवर्नमेंट था। तो लिहाजा उसकी जो रिसर्च के अंदर जो रोल था वो बड़ा वो भी एक डिस्प्यूट इसमें जो है ना वो। लेकिन उससे पहले जो आप इंटेल का कल्चर करते हैं, इंटेल वो का बताइए, कल्चर। सिलिकॉन वैली बताइए कैसे बनी। अच्छा, वो ना इंटेल का जो कल्चर है, ये जो सिलिकॉन वैली जिसको आज हम कहते हैं कि इनोवेशन की और सारे रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर जो बड़ा एक कल्चर था ना, जो ट्रेडिशनली मैनेजमेंट जब मिलिट्री से निकली और जिसको मैनेजमेंट को बिजनेस ने भी अडॉप्ट किया, वो वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी जो है बाद में उसने भी अडॉप्ट किया। तो वो बड़ा हिरार्किकल कल्चर है और रिजिड कल्चर है कि ऊपर हिरार्की है, बॉस है, नीचे है कोई, नीचे है, ये है वो है।
और वो ये जो इंटेल के लोग थे ये बड़े डिफरेंट लोग थे। ऐसे ही। उन्होंने जब मेहनत काम करने पे आया तो वो लैब में सो जाते थे। हाँ जब लैब में सो जाते थे और वहीं पर खाना खा लेते थे, आते जाते थे, दफ्तर आने का कोई टाइम नहीं। अच्छा, फिर वो ये करते थे कि उन्होंने नेटवर्किंग पार्टीज करते थे। हाँ वो कहते थे हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। मीटिंग किधर करेंगे, एक मुझे नाम भूल रहा है, वो मीटिंग जो है वो स्विमिंग पूल में किया करता था कि आप मेरे साथ आ जाएं पूल में और हम वहाँ पर स्विमिंग करेंगे और साथ मीटिंग करेंगे। सो दे गेव दिस कल्चर के काम करने के लिए वो रिजिड ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहिए। अच्छा, वो तीनों एंडी ग्रूव के साथ जो दूसरे दो लोग भी थे, ये तीनों आपस में, नॉइस और मूर। हाँ नाइस और मूर, ये तीनों बैठ के हाँ, बड़ी बड़ी डिबेट करते थे। हाँ। अच्छा, फिर जूनियर लोगों को भी मौका देते थे। तो उन्होंने वो हिरार्की तोड़ दी। जब उन्होंने हिरार्की तोड़ दी तो इर्द गिर्द जो भी कंपनियां बनना स्टार्ट हुई, उन्होंने फिर उस हिरार्की की बजाय ये फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की तरफ वो मूव कर गए। ऐसे ही। और उससे कल्चर, ये जिसको आज हम स्टार्टअप कल्चर कहते हैं कि ये स्टार्टअप्स वालों ने शॉर्ट्स पहनी होती हैं, ये टाई नहीं लगाते हैं, ये इन्होंने जो है ना स्नीकर्स पहन के जो है ना वो मीटिंग्स में चले जाते हैं, दैट ऑल स्टार्टेड। ये उस इंटेल ने कल्चर चेंज किया। और मेरा ख्याल है कि ये आज की डिजिटल रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा बहुत कल्चर, बड़ा रोल है। वो उस फॉर्मेलिटी को रिमूव करना था, उस ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स को रिमूव करना था। सो दैट वाज एक्चुअली एन अमेजिंग कंट्रीब्यूशन जो मेरी नज़र में आता है वो। और उसमें भी जो है वो एक बात कहता है जिसको वो तीनों ने ग्रुप, उसने एंडी ने भी और मूर ने भी और नाइस ने, तीनों ने मिलकर जिस पे काम किया। सो इसमें इसके अंदर वो एक बड़ी अच्छी बात लगता है। वो कहता है इनोवेशन करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। वो कहता है सबसे पहले एक आइडिया चाहिए, यू नीड एन आइडिया, और अच्छा आइडिया होना चाहिए जो साइंस से मर्ज होया हुआ हो और जिसके पीछे बैकिंग हो कि आपको पता हो ये आइडिया पावरफुल है। सेकंड, उसने कहा कि आपको इंजीनियरिंग नॉलेज चाहिए होता है कि आपने उस आइडिया को ट्रांसफॉर्म करना है इनटू टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो कल भी आप बात कर रहे थे कि साइंस इटसेल्फ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाँ। लेकिन वो साइंटिफिक आइडियाज़ अगर टेक्नोलॉजी में भी ट्रांसफ़र होने होते हैं। तो उसने कहा पहली बात होगी आइडिया, दूसरी बात हो गई इंजीनियरिंग नॉलेज, और तीसरी उसने कहा कि वो है बिजनेस माइंडसेट कि अब आपने उसको कमर्शलाइज करना है कि आप बिज़नेस कैसे मैनेज करें। तो ये कोलैबोरेशंस बने वहाँ पे। अच्छा, जैसे अगर अब बिल गेट्स का वो एलन के साथ आप देखते हैं कि वो स्टार्ट में वो अच्छा था, लेकिन बिल गेट्स प्रोग्रामिंग के साथ साथ उसकी असल जो एक्यूमेन था वो बिजनेस माइंडसेट था। ही एनविजन्ड के ये सॉफ्टवेयर बनने जा रहे हैं और ये मैं लाइसेंसिंग करूँगा, ये उसका आइडिया था। नो वन थॉट बिफोर हिम। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप बाकी हर जगह पे जाएं तो ये कोलैबोरेशन जिसमें आइडिया था, जिसमें इंजीनियरिंग नॉलेज था और जिसमें मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंसी थी, तो ये तीनों ने मिल के जो है वो इनोवेशन की। और उसके साथ जो आपने कल्चर की बात की ना, तो अमेरिका में भी वो कल्चर ईस्ट और वेस्ट का बड़ा फ़र्क था। तो ये जो इंटेल के पायनियर थे, हाँ, ये वेस्ट कोस्ट पे थे और ये ईस्ट वालों से बड़े तंग थे। तो इसमें भी पहले इनकी आपस में इन्होंने अच्छा, उस वक्त ये भी कल्चर था कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते थे तो आप फौतों को उधर से निकलते थे। इन्होंने इसको भी चेंज किया। इन्होंने पहले एक कंपनी में गए, उधर से निकले, फिर दूसरी कंपनी को न्यूयॉर्क वालों ने फंड किया, फिर तीसरी कंपनी को इन्होंने खुद फंड किया और इन्होंने जो इंटेल फाइनली जो बनाई। और उसके बाद वही जो आपने नॉइस की बात की, मैंने नॉइस का मैं बड़ा आपको जिक्र करना चाहूँगा। रॉबर्ट नॉइस ही नाम है, बॉब। तो उस पर मैंने इसी में मेंशन था। तो एक बहुत मशहूर राइटर अमेरिका के, एसेस्ट पॉल वुल्फ, तो इसी मेंशन था और उसने अपना आखिरी एसे स्क्वायर में नॉइस पे लिखा। अच्छा, और वो नॉइस की पर्सनैलिटी पे लिखा था और नॉइस की जो वो थी मैनेजमेंट स्टाइल पे लिखा था। और उसने यही कहा है कि जो ईस्ट कोस्ट का, जो वॉल स्ट्रीट का मैनेजमेंट स्टाइल था वो फ्यूडल था। उसमें जो सीईओ था ना वो किंग की तरह बैठा था। बिल्कुल ठीक है। और वो कहता था कि मुझे, वो जब न्यूयॉर्क जाता था ना पैसे लेने, या क्योंकि उधर सारे पैसों वाले बैठे थे, वो कहता मुझे ऐसा लगा मैं किसी दरबार में जा रहा हूँ। और उसने फिर इंश्योर किया कि पूरे दफ्तर में कोई दीवार ना हो, और उसने ये इंश्योर किया कि किसी बंदे की कोई पार्किंग ना हो। बिल्कुल ठीक है। और उसने यहाँ तक, मैं अपने दफ्तर जाता हूँ, वो बार बार मुझे कहते हैं कि ये आपकी पार्किंग है, ये इसकी पार्किंग है। मैं उनको कहता हूँ कि पार्किंग जो है वो ऊपर रखें। तो उसने कहा कि जो लेट आता है वो गाड़ी बाहर पार्क है। उसने जो मीटिंग करता था ना, उसमें कोई नहीं होता था कि पहले कौन बैठे, जो आ गया जिधर आ गया उस तरह। तो ये सिलिकॉन वैली का एक ये बड़ा इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंटेल का स्पेशली, और नॉइस का। और फिर उसके अलावा इनमें आपस में एक तरफ तो लड़ाइयाँ भी थी, लेकिन एक तरफ इनमें बड़ी मैग्नेनिमिटी थी। तो मसलन जब माइक्रोचिप बनी और उसके बाद प्रोसेसर बना,
तो उस पे एक और इनोवेटर था किल्बी, तो किल्बी को नोबेल प्राइज़ मिला। उस वक्त नॉइस फौत हो चुका था, तो उसने कहा कि जी ये उसको मिलना चाहिए था, मेरे साथ को फाउंडर होता, क्योंकि ही हैड डाइड बाय देन। तो उनमें एक तरह की मैग्नेनिमिटी भी पाई जाती थी। फिर बाकी भी स्टाइल था, उसमें शो ऑफ कम थी। तो अभी भी स्टार्टअप का यही, और वो सारे के सारे वो थे जिन्होंने 40 साल की उम्र तक 2-2 3-3 कंपनी बना चुके थे। बिल्कुल सही कहा। हाँ, और ये थोड़ा सा हम इससे ज़रा आगे बढ़ाते हैं, और ये जो इंटेल वाली फाउंडेशन बन गई, पीछे कंप्यूटर बन गया MIT में, और जैसे आपने कहा कि जब ये इनिशियल जो कंप्यूटर था उस वक्त बहुत कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ी, तो इसको ज़रा लो क्वालिटी वर्क समझा जाता था, तो वो ख़वातीन को इसलिए असाइन करते थे कि ये बैठ के कैलकुलेशनें करती रहेंगी। सो मोस्टली वो कैलकुलेशंस वाले काम से उनकी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी डेवलप हो गई, और वहाँ से बात आगे चलती गई। तो अभी हम थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं, जैसे बिल गेट्स का जो कंट्रीब्यूशन कैसे इसमें आया, स्टीव जॉब्स का पर्टिकुलरली, और ये सारी इंडस्ट्री में रहा मेरा ख्याल है। अच्छा, ये आज तक जो है ना इस इंडस्ट्री की बात है, यूज़र जो है ना उसके एक्सपीरियंस के ऊपर ये सारा रेवोल्यूशन के अंदर, और ये स्टीव जॉब्स मेरा ख्याल है, और उससे पहले भी कुछ लोग थे, जैसे उन्होंने कहा कि माउस जो है, ये माउस के ऊपर बड़ी उन्होंने रिसर्च की, माउस पर रिसर्च कि ये कर्सर किस तरह का होना चाहिए। उसको उन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट किए कि देखने के लिए कि क्या चीज़ सबसे आसान लगेगी, एंड फाइनली वो माउस जो है उस पे व्हील की फॉर्म में उन्होंने वो निकाला। तो उन्होंने सोचा कि इस शक्ल में इंसान जो ह्यूमन बीइंग है उसको आसानी रहेगी। नहीं, आप वर्ल्ड वाइड वेब को देखिए, उससे पहले जो डोमेन नेम्स थे या जिस तरह था, और वो उन्होंने कहा कि नहीं इसको खुला रखें, कोई नहीं, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है, आप देखें वो ओपन है अभी तक। तो स्टीव जॉब जो है वो डिज़ाइन के मामले में, वो यूज़र एक्सपीरियंस के मामले में इतना पर्टिकुलर था, और उसने जब देखता था चीज़ों को तो वो कहता था कि ये तो बड़ी आसान सिंपल बननी चाहिए थी, तो सिंपलिसिटी बड़ी उसकी। सो ये थोड़ा सा हम ज़रा आगे बढ़ाते हैं, जिसमें इंटरनेट आ गया, जिसमें टेक्नोलॉजी वाला दौर आ गया, फिर हम सवालात लेते हैं। बस मैं इसको सिर्फ इस तरह कहूँगा कि पहले एक्चुअली जो लफ्ज़ कंप्यूटर है वो ख़वातीन को यूज़ करते थे। ख़वातीन के लिए टाइटल था कंप्यूटर। जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम इनायक था, NENI, इलेक्ट्रिकल न्यूमरेटर और इंटीग्रेटेड। और उसके बाद फिर मज़ीद कंप्यूटर बने। फिर असल इशू जो था वो ये था कि उसके अंदर जो वैक्यूम ट्यूब्स थी जिसके अंदर स्टोर और मेमोरी का कॉन्सेप्ट था वो रिप्लेस हुई, इंटीग्रेटेड सर्किट बने। इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ फिर इवन जब वो सर्किट भी बन गए तो जो मसला इनका सिलिकॉन ने हेल्प किया, जो ऑक्सीजन के बाद सबसे बड़ा एलिमेंट है दुनिया में। तो वो सिलिकॉन के दोनों फ़ायदे थे कि एक वो लाइट भी थी और दूसरे उसके अंदर कैपेबिलिटी भी थी स्टोरेज की। और वहाँ से एक कॉम्बिनेशन हो रहा है। मैं कोई साइंस का एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मुझे माजरत चाहूँगा कि गलत कोई चीज़ करूँ, कि बेसिकली इलेक्ट्रिक और डिजिटल का कॉम्बिनेशन था। कंप्यूटर डिजिटल का सोल्यूशन था, लेकिन उसके साथ एक इलेक्ट्रिकल उसको सपोर्ट चाहिए थी। और उसमें जो सबसे बड़ा रोल था वो ट्रांजिस्टर का था, क्योंकि उससे पहले रेडियो जो था उसमें भी बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स लगी होती थी। तो इन्होंने जब ट्रांजिस्टर बनाया तो ट्रांजिस्टर ने ये कहा कि आप एक पोर्टेबल इलेक्ट्रिक सर्किट भी बना सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर से ये आगे बढ़े, फिर उन्होंने प्रोसेसर बनाए, फिर उन्होंने चिप बनाई। उसके बाद जो बड़ा था वो था जब इन्होंने नेटवर्क बनाया। बिल्कुल सही कहा। और नेटवर्क में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि टेलीफोन की केबल से हम जो है ना डेटा कैसे प्रोसेस करेंगे। तो 60s, और मैं तो हैरान होता हूँ, मुझे तो नहीं पता था कि 60s और 70 तक ये सारे काम कर चुके थे। तो उस वक्त तक 69 में सारी फाउंडेशन ले हो चुकी थी। सिर्फ फिर दो चीज़ें रह गई थी, एक पर्सनल कंप्यूटर और एक इंटरनेट। बस ये दो चीज़ें। ये भी देखें कि ये, लेकिन इसका जो सारा ग्राउंड वर्क था वो सारा बन चुका था। सो बेसिकली बड़े कंप्यूटर को छोटा होना था और उसी नेटवर्किंग को बड़ा होना था। ये इमेजिनेशन जो है ना, वो जिसकी आइंस्टाइन भी है, इसी वाल्टर आइजकसन जो ने उसने बायोग्राफी उसकी लिखी हुई है आइंस्टाइन वाली, वो उसमें भी बार बार उसका जिक्र करता है आइंस्टाइन का। वो कहता था कि इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन नॉलेज। सो अगर आप इन इनोवेटर्स की स्टोरियाँ पढ़ेंगे तो आपको एक इमेजिनेशन नज़र आती है। एक तो नॉलेज है ना, एक इमेजिनेशन है, फॉरवर्ड लुकिंग है। वो सोचते थे कि क्या हो सकता है और आगे, मतलब आज किनायत पसंदी नहीं है कि अच्छा ये तो हो गया हुआ है, बात ख़त्म हो जाए। जब वो उन्होंने इन्विजन किया कि बिजनेसेस को कंप्यूटर चाहिए होंगे, जब उन्होंने सोचा कि भाई ये तो हर बंदे का पर्सनल कंप्यूटर होगा। कई लोगों ने कहा ये बेवकूफ़ है, पर्सनल कंप्यूटर क्यों चाहिए होगा लोगों को, व्हाई डू वी नीड पर्सनल कंप्यूटर। लेकिन उनकी इमेजिनेशन थी। फिर उन्होंने कहा कि ये एक टाइम आएगा
कि लोग बैठ के इसके ऊपर किताबें पढ़ा करेंगे। कुछ लोग उस वक्त भी कहते थे ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं, बंदा किताब क्यों पढ़ेगा कोई कंप्यूटर पे। हाँ तो ये इमेजिनेशन है ना। लेख ने लिखा था लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड, और उसने कहा कि, और ये 49 में उसने कहा, 20 साल पहले, बल्कि 69 में उसने लिखा। उसने कहा कि ऐसा होगा कि सारे लोग जो होंगे ना वो नॉलेज शेयर कर लिया करेंगे। एंड दिस वाज वे बिफोर सर्च इंजन। बिल्कुल जो सही पहला बात। सर्च इंजन बना वेब क्रॉलर के नाम से, उससे 20 साल पहले ये कह रहे हैं कि एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे सारे लोग पहले अपना नॉलेज कंट्रीब्यूट कर देंगे और फिर लोग उसको ढूंढेंगे और वो नॉलेज उनको मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, हम ना ये किताब में तो बहुत कुछ 40 के करीब इनोवेटर्स की स्टोरीज़ हैं और हम सारी कवर नहीं कर पाएंगे 1 घंटे में। हमारा जो मकसद ये था इस किताब के बारे में आपको बता दें, इन करैक्टर्स के बारे में पढ़ें, इनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ें, ख़ुद पढ़ें भी, समझें भी, और इसके साथ साथ और अपने जानने वालों के साथ मिलके इस किस्म की इनोवेशंस करने के मंसूबे बनाएं। तो लिहाजा आप लोगों को ख़ुद पढ़नी होगी बुक। हमने कुछ इसका थोड़ा बहुत बताया है। अभी थोड़े से आप लोगों से हम क्वेश्चंस लेते हैं कि कमेंट्स लेते हैं, ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, और आप ये बताएं कि ऐसे इनोवेटर्स पाकिस्तान में कैसे पैदा किए जाएं। तो एक ये हमारी तरफ से भी सवाल है। जी आप। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा सेशन था आपका। सर मेरा एक सवाल है कि जहाँ तक इनोवेशंस के यूज़ की बात है, उसको हमारी सोसाइटी ने पूरी तरह यूटिलाइज़ किया है और उसमें हमारे कल्चर को अपसाइड डाउन भी कर दिया। लेकिन जहाँ तक इनोवेटर्स पैदा करने की बात है, हम ये एक गैप इसके दरमियान क्रिएट हो गया। एक तो आपने कल्चर बता दिया और इसके कौन से रीज़न हैं, और हम इस गैप को फिल किस तरह कर सकते हैं, आगे हम इनोवेटर्स किस तरह पैदा कर सकते हैं अपने माशरे में। आप स्टार्ट करेंगे फिर मैं बताता हूँ। देखिए, अगर हम देखें तो इनोवेशन में एक तो जैसे हमारी बात भी हुई, नवीद साहब ने भी कहा कि इस तरह ये प्रोसेस होता है जिसमें आइडिया होता है, टेक्नोलॉजी होती है, बिजनेस होती है। अगर इसको दूसरी तरफ से देखें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, तो तीन और चीज़ें होती। एक ज़ाहिर है टाइम होता है, एक प्लेस होती है और एक पीपल होते हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन होता है। विद इन सोसाइटी में भी अगर आप छोटे लेवल पे भी देखें तो हमारे अपने मुल्क में भी देखें, कुछ टाउन्स ऐसे हैं जिनमें कुछ लेवल पे बड़ी इनोवेशन हुई। सियालकोट में हुई, कुछ हद तक फैसलाबाद में हुई, वो उस जगह। लेकिन हमारा ये है कि हम एक ख़ास हद के बाद ना उस इनोवेशन के प्रोसेस को आगे नहीं चला पाते। इंडिया में भी ऐसे ही है, वहाँ पे कुछ जगह पे उनकी बड़ी इनोवेशन है, बेंगलोर साइड पे, हैदराबाद, दक्कन में, कुछ जगह पे नहीं है। लेकिन जिन मुल्कों ने तरक्की की है ना, उन्होंने इसको बड़ा यूनिवर्सलाइज कर दिया है। यानी अब इसमें ये सारी स्टोरीज़ में ये सारे लोग जो है ना, ये छोटे छोटे शहरों से आ रहे हैं, इनमें कोई बड़े शहर में भी पैदा नहीं हुआ। ये ऐसे ये सारे, इनमें से 4-5 तो पादरियों के बच्चे हैं, उनके वालिदैन पादरी हैं, उधर चर्च चलाते थे, तो उनको वो उधर से आए, कुछ कहीं से आए, कुछ कहीं से आए। तो हमारे यहाँ इनोवेशन क्यों नहीं आती? क्योंकि जैसे इन्होंने कहा नवीद साहब ने कि इनोवेशन का एक इकोसिस्टम होता है, लोगों को उसमें रिवॉर्ड फील होना चाहिए। और रिवॉर्ड जो है ना वो 2 किस्म का है। एक इंटरनल रिवॉर्ड होता है कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शोहरत के लिए काम नहीं करते, उनको बस ये अच्छा लगता था ये काम। और फिर उसके साथ साथ आपको एक्सटर्नल रिवॉर्ड भी होता है। हमारे लोगों को ना इनोवेशन में कोई इंटरनल रिवॉर्ड फील होता है, मुझे तो ये लगता है, और ना उनको कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड मिल रहा है। बिल्कुल सही। जनरली मेरे 2-3 चीज़ें मैं इस पे ऐड करना चाहूँगा। एक, जैसे हमने कहा ना कि एक इकोसिस्टम होता है। अब उस इकोसिस्टम के बहुत कंपोनेंट्स होते हैं। बात स्टार्ट होती है हमारे स्कूलिंग सिस्टम से। जब ये मैं आपको बता रहा था 8वीं में, जब 8वीं के बच्चे थे उस वक़्त कोई कंप्यूटर नहीं थे। ये बिल गेट्स और इसके बाकी दोस्त जो है वो मिल के एक दोस्त के घर जा के बैठ के, तो एक क्लब बनाया हुआ था उन्होंने, वो वहाँ पर बैठ के तो वो प्रोग्रामिंग करते थे। अच्छा, फिर वहाँ पर उनके स्कूल ने, जब वो शायद ग्रेड 10 में था, तो उनके स्कूल ने एक प्रोजेक्ट दिया उनको। उन्होंने कहा कि हमारी क्लासेस बढ़ गई हैं और कमरे थोड़े हैं, तो हमने कोई प्रोग्राम ऐसा बनाना है कि जिससे हमें जो है ना पता चल जाए अगर कहाँ क्लास होनी है क्या नहीं होनी, ये आप बना दो प्रोग्राम। ठीक है, अब ये बैठ के वो बच्चे बना रहे हैं, वो उससे खुद नहीं बना, वो एलन उसका जो दोस्त था वो सियाटल में था, उसको यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, उसको वापस बुलाया कि तुम मेरी मदद करो, आके दोनों मिल के ये बनाते हैं। उस वक़्त 9वीं 10वीं में उन्होंने पेमेंट्स लेनी स्टार्ट कर दी थी अपने काम की जो है। अब ये स्कूल क्रिएटिविटी इनकरेज कर रहा है, दो वो प्राइवेट स्कूल जा रहा था। हमारे भी यहाँ तो सारे प्राइवेट हैं, हमारे यहाँ भी प्राइवेट होने के बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्कूल ने उससे स्टार्ट होता है। फिर बात आती है यूनिवर्सिटीज़ की। अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गवर्नमेंट्स जो हैं वो इन्वेस्ट करती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में।
गवर्नमेंट्स जो हैं वो ये नहीं कहती कि रिसर्च का इदारा मैं खुद ही बना लूँ और खुद ही रिसर्च मतलब ब्यूरोक्रेट्स रख लूँ 18वें 19वें ग्रेड में और वो रिसर्चर भी हूँ और ब्यूरोक्रेट भी हूँ। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं होगा। तो जो ब्यूरोक्रेट होगा वो पॉलिसी बनाएगा, रिसर्च जो है वो रिसर्चर ही करेगा, तो वो वहाँ से उसको देते हैं। तो फिर यूनिवर्सिटी का निज़ाम है। उसके बाद एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम है जो दुनिया में बात आती है कि कॉरपोरेशन किस चीज़ का नाम है, कि बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो मिल के एक बिज़नेस एंटिटी बनाते हैं, उसके शेयर होल्डर बनते हैं और वो उनकी ज़ात से बियॉन्ड होती है वो कंपनी जो है, और उसका बिज़नेस वहाँ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है। तो आइडिया ऑफ कॉरपोरेशन इट्सेल्फ बड़ा फैसिनेटिंग है। ये इन्होंने एक वो बुक रिव्यू भी किया था किसी वक्त, वो किताब भी पढ़ेंगे हम, वो अनारकी वाली जो है, कि उसके अंदर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी छोटी सी कंपनी थी, उसने आगे पूरा बरे सगीर जो है कब्जे कर लिया और चंद ताजर थे जिन्होंने बैठ के, तो दैट वाज द पावर ऑफ कलेक्टिव विजडम। तो ये जो है ना, ये इकोसिस्टम जो है जिसमें गवर्नमेंट का भी रोल है, कोर्ट्स का भी रोल है, जिसके अंदर बच्चों का भी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम कर सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अगर आप आज गए कि हमसे नहीं चेंज हो सकती, तो जैसे हम कह रहे थे वो चार्ल्स बेबेज लंदन में एक सैलून्स का कल्चर था। हाँ जी। कि वो हर किसी ने घर में, हर जो आदमी थोड़ा सा अफोर्ड कर सकता था या थोड़ी सी जिसमें अकल थी, उसने अपने घर में शाम को सिटिंग्स किया करते थे और वहाँ इंटेलेक्चुअल्स को बुलाते थे कि आज मैंने ये काम किया, आप लोग आओ आके देखो मैंने क्या किया है, और लोग देखने आते थे। तो अगर आप गौर करें तो हमारे इस्लामाबाद के अंदर ऐसी कितनी कोई ऐसी महफ़िलें होती होंगी जहाँ बैठ के लोग जो है वो डिस्कशंस कर रहे हों किसी इनोवेशन के बारे में, किसी बुक के बारे में, किसी के घर के ऊपर। इस्लामाबाद में हमारी पार्टीज़ जो हैं कितनी को साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर होती हैं। सो दिस इज़ कल्चर जो हम चेंज कर सकते हैं कि हम बैठ के आज बात कर रहे हैं इस तरह के, और आप अपने हल्का अहबाब में जाएं और इस बात को आगे बढ़ाएं। तो आई थिंक दिस इज़ हाउ वी कैन इवॉल्व। मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि मैं यूके की नई इमिग्रेशन पॉलिसी देख रहा था, उन्होंने स्टेम के पीएचडी को 20 नंबर दिए हुए हैं, बाकी को 10 दिए हुए हैं। ठीक है, स्टेम के मास्टर यानी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ को तो वो रिवॉर्ड करते हैं इसी तरह। तो जो सोसाइटी जिस चीज़ को रिवॉर्ड करेगी वही चीज़ आगे बढ़ेगी। जी अजहर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एक्टिविटी। मैं एक कमेंट करना चाह रहा था। एक तो जो आपने जैसे मेंशन किया उमर साहब ने कि जो ओवरऑल जो फाउंडेशंस ऑफ द इनोवेशन दे वर वेरी इंटेलिजेंटली एंड वेरी एक सिस्टमेटिक तरीके से वो लेआउट की गई, और अल्टीमेटली ना वो आस्ता आस्ता होते होते बाय 70s उनका जो सिस्टम था वो तकरीबन एक उस शेप में आ चुका था कि जिसमें उसको जिससे वो फर्दर एक्सपोनेंशियल काइंड ऑफ बेनिफिट जो लेना चाह रहे थे वो ले सकते थे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं इसमें ऐड करूँगा कि जो जैसे आपने मेंशन किया कि फर्दर विजन ये था कि इंडिविजुअल हर घर में कंप्यूटर हो। अल्टीमेटली उसका लिंक बहुत ज़्यादा इकोनॉमी और कॉस्ट के साथ है। तो 1960s में बहुत, अभी इस वक्त अगर हम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ को पढ़ें और उनको देखें जो आजकल आ रही हैं, स्पेशली 2007 जो बनती है, एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट डर्ट चीप। उसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो स्टार्ट हुआ था 1960s में, 63 में गॉर्डन मूर ने जो एक पेपर लिखा उसमें मेंशन किया कि जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर डबलिंग एवरी ईयर। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली जो आपकी कॉस्ट ऑफ कंप्यूट है इट इज़ एक्चुअली रिड्यूसिंग एट एवरी 20 मंथ्स 22 मंथ्स में वो ऑलमोस्ट हाफ हो रही है। उसने स्टार्ट ज़्यादा सालों से किया था, वो बाद में उसने टाइम पीरियड रिड्यूस किया। पहले दो ये स्पेस तो ज़्यादा है जी, आधा करें। जो अभी इस वक्त जो इस पूरे इकोसिस्टम को बिल्ड होने में, ये ओवरऑल जिसे हम कहेंगे कि ग्लोबली जो एक फिनोमेना चल रहा है, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर उसका है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ कंप्यूट है इट इज़ एक्चुअली गॉन डाउन टू अ लेवल जो अफोर्डेबल हो रही है। इसका कॉनोटेशन क्या है कि बेसिकली ये लिंक्ड है विद एक्सपेरिमेंटेशन। तो वो काम जो पहले आप जाके लैब में करते थे, बहुत हाई सुपर कंप्यूटर आपको चाहिए होता था, तो अब आप वही काम अपने घर में बैठ के कर सकते हैं और लो कॉस्ट कर सकते हैं, और वो आपके जहन में जो आइडिया है उस आइडिया को लेके आप बिल्ड कर सकते हैं, एटलीस्ट मॉकिंग कर सकते हैं, उसकी एक मॉकअप बना सकते हैं और सब्सिक्वेंटली आप उसको ना स्केल अप कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जिसकी बेस पे हम देखते हैं कि जो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ या ऐसे डोमेन्स
जो जनरली गवर्नमेंट्स जिनमें वेंचर करती थी, फॉर एग्जांपल स्पेस है, अब उस पे ये जो प्राइवेट सेक्टर है, जो इलॉन मस्क, सही बात है। बेजोस वगैरह ये लेकर आए हैं, और वो जो स्पेस में फॉर एग्जांपल पर लॉन्च $100 मिलियन जो कॉस्ट थी वो रिड्यूस हो गया, $10 मिलियन या लेस पे आ गई, और एक मशरूम ग्रोथ हुई है प्राइवेट कंपनीज की। तो प्रॉब्ली एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि गॉर्डन मूर एंड उनके लाइक उस ज़माने में थे, उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन बनती है। बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली। एक और दूसरी बात जो भाई ने की रिगार्डिंग इकोसिस्टम, उसमें उमर साहब ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि जो इनिशियली मिलिट्री एंड एकेडेमिया एंड बिजनेस वो तीनों मिल के वो करते थे, तो जो इन्होंने क्वेश्चन किया कि हमारे पास यहाँ पे क्यों नहीं है, प्रॉब्ली उसके बहुत बड़ा फैक्टर, ऑल्दो उमर साहब ने उसको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैं वैसे जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन कहना चाह रहा हूँ कि एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर इनोवेशन और एनी बिजनेस एक्चुअली टू ग्रो, वो है सप्लाई एंड डिमांड का जो एक मॉडल है वो। तो फॉर एग्जांपल उस केस में जो टेक्नोलॉजी का एक ना पुल थी वहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, या फॉर एग्जांपल बिजनेसेस में, तो वो जो पुल थी या डिमांड थी, उस डिमांड को अल्टीमेटली एकेडेमिया एंड वो जो नॉलेज वर्कर्स थे उन्होंने पूरा किया, और वहाँ से वो मैरी मेकिंग या मैच मेकिंग हुई, और विच रिजल्टेड इनटू अ सिचुएशन के अब आप देखते हैं कि सिलिकॉन वैली एंड जो उससे मिलते जुलते वहाँ पर हैं वो यूनिकॉर्न्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, फास्टर पेस करते जा रहे हैं। हमारे केस में प्रॉबेबली जो फंडामेंटली बड़ा फैक्टर है फॉर ऑल द बिजनेसेस, उसमें डिजिटल भी हैं और नॉन डिजिटल भी हैं। पब्लिक सेक्टर हैज़ टू कम इन, पब्लिक सेक्टर हैज़ टू कम इन। वो आएगा जब वो फंड भी करेगा, वो ख़रीदेगा भी, तो फिर ये सब चलेंगे, तो सारी इंडस्ट्री भी चलेगी और एकेडेमिया वालों को भी फायदा होगा। ये बिल्कुल ठीक बात है, और इसका एक लेसन है जो कम अज़ कम मैं तो अपनी पब्लिक लाइफ से रिलेट भी करता हूँ, वो ये है कि टेक्नोलॉजी हमेशा ना प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे आती है। तो इन अ वे जो उसकी इम्प्रूवमेंट होती है ना, वो उस प्रॉब्लम में आप उसमें वैल्यू एडिशन कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। मसलन जो लोग बेल लैब्स में काम कर रहे थे उनके लिए प्रॉब्लम और था, जो ज़ीरोक्स में काम कर रहे थे उनके लिए प्रॉब्लम और था, जो नेवी में काम कर रहे थे, लेकिन जब वो ऐड कर रहे थे तो वो उस टेक्नोलॉजी के बड़े प्रॉस्पेक्ट बन गए। अब हमारे क्या हो रहा है, हमारे ये हो रहा है कि हम चाहते हैं कि हम एज इट इज़ ना कोई चीज़ बस ट्रांसपोर्ट कर लें। मसलन हमारे सारे सरकारी महकमों में ना ऐप का बड़ा कल्चर है कि आपने ना ऐप बना देनी है सिटीज़न इंगेजमेंट की, तो आपने अगर ऐप बना दी तो आप समझते हैं कि आपने मतलब कमाल कर दिया। लेकिन मैं जब भी कोई ऐप नहीं आती है ना, मैं हमेशा वो ऐप डाउनलोड करता हूँ और मैं देखता हूँ कि इस ऐप में पिछली, मैं एक यूज़र के तौर पे क्या खूबियाँ क्या खामियाँ, तो मैं देखता हूँ कि सिवाय उसकी इंटरफेस के विजुअल बेसिक जिसमें शायद यूज़ हो रही है, उसमें कोई चीज़ चेंज नहीं होती हमारी। अब उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, मसलन हमारी एक हमारी जो सिटीज़ हैं उसमें हमारा बहुत बड़ा जो लैग है ना इस टाइम, वो है फेस मैचिंग में। अब दुनिया में जो फेस मैचिंग की टेक्नोलॉजी है वो बड़ी महंगी है, लेकिन हमारे अभी तक उस साइड पे जहाँ पे भी हमारा ना जिस तरह नैक है ना, वो सारा ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाता है। अभी आप देखते हैं हमारे इतने कैमरे लगे हुए हैं, इधर कैमरा लगा लो, उधर कैमरा लगा लो, इधर भी शायद कोई कैमरा लगा, लेकिन अगर कैमरे में बंदा भी आ जाए उसे पहचानना पड़ लेकिन जाए। हर रोज़ आप देखते हैं टीवी पे कि ये एक खातून की वो बालियाँ छीन के ले गए, तो अब उस खातून का चेहरा बाकियों से कैसे मैच होगा, वो हमारे पास अभी तक वो इनोवेशन में हम नहीं गए। हम उसका जो उसमें कुछ कंप्लेसेंसी फैक्टर भी, और ये जो इनोवेटर थे ना ये बहुत इसके थे कि कंप्लेसेंसी सिस्टम में आ जाती है। तो मैं अब इदारों के नाम नहीं लेना चाहता जिनमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट हुई है, उनमें भी बहुत कंप्लेसेंसी आ चुकी है। वो एक टेक्नोलॉजी ले आए हैं, अब उसको इम्प्रूव नहीं कर रहे, R&D नहीं कर रहे। और इसका हाल जो है, मुझे बहुत सीनियर गवर्नमेंट फंक्शनरी ने एक दफ़ा पूछा कि जी कैसे इस किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या सलूशन दें। मैंने उनको कहा कि आपको इसका बजट जो है ना ईयर मार्क करना पड़ेगा कि 50% से ऊपर टोटल बजट तनख्वाहों में ना जाए। अगर 50% से ऊपर तनख्वाहों में जाना है तो आप लोगों की तनख्वाह या काट दें या लोग निकाल दें, और 25% बजट जो है ना वो टेक्नोलॉजी में जाए, और 25% बजट जो है ना वो जाए लॉजिस्टिक्स में। तो अगर आप 25% बजट टेक्नोलॉजी में देंगे तो वो इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा असूल है, इसने 100 दफ़ा फेल होना है। अब आप हमारे इदारों के बजट देखें, वो 90% जो है वो तनख्वाह में चला जाता है।
90% बजट तनख्वाह में जा रहा है। अब 90% बजट आपका उस चीज़ पे इन्वेस्ट हो रहा है जो बंदा वैसे अदरवाइज कोई इनोवेशन का काम नहीं कर रहा। 10-15% बजट हमारा लॉजिस्टिक्स में चला जाता है, POL वगैरह। अगर हमने ये पहले रूल, अगर हमने ये कहना है कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन होगी तो हमें इनोवेशन को ईयर मार्क करना पड़ेगा। तो आपको एक इदारा चलाइए, सही बुक्स है, इससे मिलता जुलता कोई सरकारी इदारा है, आपने चलाना है, आपको 25, आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, 25 लाख आपने सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करता है। आप खुद सोचिए, कोई भी इदारा अगर 3 साल अपना 25% बजट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर ले, कुछ ना कुछ तो कुछ इम्प्रूव करेगा ना। आज हालत ये है कि हमें कोई भी ऑटोमेशन करनी होना तो कोई इन हाउस कैपेसिटी नहीं किसी इदारे के पास। ज़मीन का रिकॉर्ड ऑटोमेट करना हो किसी को कहते हैं फलाना, ये तो इन हाउस होनी चाहिए अपने अंदर। तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। और इवन प्राइवेट में भी यही है, प्राइवेट में भी टेक्नोलॉजी में और इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट जब आपने करनी है तो आपने अगेन 3 चीज़ों में करनी है। एक, आपने उसमें पैसे लगाने। इसमें एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब वो इंटरनेट बना रहे थे आरपा का, तो वो बंदा गया उसके बॉस के पास उसमें, और उसने कहा कि मुझे $1 मिलियन चाहिए। तो उसने कहा क्या करोगे? उसने कहा कि ये जो हमने कंप्यूटर बनाए हैं ना, ये 5 यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए, हम ये चाहते हैं कि इनको आपस में जोड़ दें। दिस वॉज द फर्स्ट इंटरनेट। उसने कहा कितनी देर में करोगे? उसने कहा जी मैं 1 साल में कर लूँगा, करके मुझे ले आओ। तो ये है वो स्पिरिट जिसके तहत उसमें भी पहले रेजिस्टेंस आ रही थी। उसमें आ रही थी। यूनिवर्सिटियां जो है ना, वो कह रही थी कि नहीं, जैसे आजकल नहीं उन्होंने ताले लगाए होते, हाँ। उन्होंने वही ताले लगाए हुए थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये हम आपको एक एडिशनल फंडिंग देंगे अगर आप कंप्यूटर कनेक्ट कर देंगे। दूसरी, टू गिव सम ड्यू क्रेडिट टू द US गवर्नमेंट जो है, जिसने रिसर्च में, इस बुक ने तो उन इनोवेटर्स की बात की है, लेकिन एक दूसरी बुक है, वो शायद आपने भी पढ़ी हो, एंटरप्रेन्योरियल स्टेट के नाम से, मरियाना मैज़ोकाटो की बुक है। वो किताब जो है वो बताती है, मतलब उसमें एक डायग्राम है जो मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में भी दिखाता होता हूँ। उस डायग्राम में उसने जो आईफोन के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं उन सब को ट्रेस किया है कि हर टेक्नोलॉजी किसी न किसी स्टेज पे US गवर्नमेंट की फंडिंग से डेवलप हुई थी। कि स्टीव जॉब बड़ा इनोवेटर था, बड़ा उसका अच्छा डिज़ाइन था, बड़ा अच्छा माइंडसेट था, लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजीज़ ना एग्जिस्ट कर रही होती तो वो नहीं होना था। मसलन ये टच स्क्रीन वाला जो सबसे बड़ा डिसीजन था जिसने रेवोल्यूशनाइज़ किया इन फ़ोन्स को, तो ये टच स्क्रीन जो है, जिस यूनिवर्सिटी से मैंने PhD की है, ये वहाँ पर बनी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से। तो वहाँ PhD का थीसिस था एक स्टूडेंट का, और उन्होंने अपने 2 प्रोफेसरों के साथ मिलके एक कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम था फिंगर वर्क्स। तो उन्होंने कहा ये फिंगर से काम हो सकता है। तो जब स्टीव जॉब्स को पता चला कि ये फिंगर वर्क्स नाम से चीज़ काम कर रही है, ही बॉट दैट कंपनी। अच्छा, उसने कंपनी बाय कर ली। स्टीव जॉब्स ने कहा कि मैं ये कीबोर्ड रिप्लेस करने जा रहा हूँ। तो लोगों ने कहा कि अगर तुम कीबोर्ड रिप्लेस करोगे तो लोग तो पीपल लव ब्लैकबेरी ड्यू टू इट्स जो है वो क्लिक वजह से बढ़ तो इतना अच्छा है। उसने कहा नहीं, लोगों को अभी पता नहीं है, जब ये पूरी स्क्रीन उन्हें खाली मिलेगी तो दे लव इट। तो राइट नो दे डोंट नो कि ये इसके बगैर उन्हें पूरा स्क्रीन मिलेगी। अच्छा, अब ये अगर वो फंडिंग जो थी वो US गवर्नमेंट की फंडिंग से वो यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में रिसर्च हुई थी। अगर वो रिसर्च ना हुई होती, अगर वो फिंगर वर्क्स ना बनी होती, आप ये जो GPS के सिस्टम है ये मिसाइल टेक्नोलॉजी से बने। बैटरी का सारी फंडिंग जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने बनाई। और बैटरी का कितना रोल इवन है, प्रोग्रामिंग, आरपा नेट, कंप्यूटर्स, ये सारे वर्ल्ड वॉर 2 की इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो लिहाजा वो जो मारियाना माज़ोकाटो है, वो उसका जो थीसिस है वो कहती है कि ये स्टेट को, हम हमेशा कहते हैं कि स्टेट जो है वो रुकावट डालती है, लेकिन स्टेट एंटरप्रेन्योरियल भी हो सकती है। और वो कहती है इनोवेटर्स जो है वो अनड्यू क्रेडिट ले जाते हैं, हीरो तो वो हीरो बन जाते हैं, लेकिन पीछे स्टेट जो है वो हीरो नहीं बन पाती। तो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग है। कोई क्वेश्चन हो, एक को लास्ट बता दें आप, तो हम इसे कंक्लूड करते हैं इस बात को। मैं इसमें कमेंट अगर आप इजाज़त दें तो जी। जो इकोसिस्टम के साथ ही इसको हम लिंक करते हैं कि इकोसिस्टम में ओवरऑल जो फॉर एग्जांपल US को हम कंसिडर करते हैं कि इज प्रॉब्ली द क्लासिकल ये बेस्ट सिस्टम है इस वक्त। तो उसमें जैसे उमर साहब ने भी कहा कि एक बजट का जो है ना, एक सर्टेन नंबर, एक सर्टेन अमाउंट इज ऑल। तो
इसमें बिसाइड्स ऑल अदर ये आरपा डारपा, इसके साथ एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन SBIR की है। SPR है। SBIR स्मॉल बिजनेस इनोवेशन रिसर्च फंड, जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी जो डिपार्टमेंटल एलोकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नासा, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर, उनका एक सर्टन 1% 2% इज स्ट्रेट अवे आपकी जो भी आस्किंग है कि मुझे फॉर एग्जांपल $100 मिलियन चाहिए या $1 बिलियन चाहिए एनुअल फॉर एक्सपेंस के लिए, तो वो स्ट्रेट अवे उसका 1% जो है ना वो SBIR में शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, अब SBIR में वो चला जाता है तो फिर अकॉर्डिंगली उसकी बेस पे डिपार्टमेंट है वो प्रायोरिटी एरियाज अपने डिफाइन करता है। वो कहता है कि मेरे रिसर्च के प्रायोरिटी एरियाज फॉर नेक्स्ट ईयर फॉर एग्जांपल ये हैं। उन रिसर्च प्रायोरिटी एरियाज की बेस पे जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो रिसर्च क्वेश्चंस को पब्लिश करता है पूरी US की यूनिवर्सिटी उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, अल्टीमेटली फंडिंग मिलती है और एक बड़ा अच्छा खूबसूरत मॉडल है। बिल्कुल सही तो जिसकी बेस पे फिर अल्टीमेटली वो इन हाउस एंड सब्सिक्वेंटली वो पूरा का पूरा मॉडल डेवलप होता है। दिस इज बिल्कुल। हाँ जी। सो थैंक यू एवरीवन। हमारा जो शुक्रिया। लास्ट जो मौजू होता है वो ये होता है कि हमारी अगले अगली हफ्ते की किताब किताब कौन- क्या होगी। तो हमने थोड़ी सी तो बात की थी, लेकिन हम कोई ज़रा उसको नतीजा पे पहुँच, हमारा ख्याल था पाकिस्तानी आथर जो है उस पर कोई डिस्कशन की जाए ताकि हम सारे जो है वो गोरों की किताबें ना पढ़ते रहें जो है ना। और फिर डिस्कशन की जाए कुछ ऐसी चीज़ों पे, कुछ कल्चर पे, बिल्कुल पावर पे, और शायद उसमें सियासत का जिक्र भी हो, बिल्कुल सही है। और कुछ हिस्ट्री का जिक्र भी हो, बिल्कुल ठीक और क्रेडिबल और बहुत ही मायनाज ऑथर भी हों, और निस्बतन किताब भी नहीं हो। तो हमने जो किताब मुंतखब की है वो इल्हान नियाज़ साहब की किताब है, कल्चर ऑफ पावर। कल्चर ऑफ पावर, इल्हान नियाज़ साहब। इल्हान नियाज़। तो उसमें ये होगा कि एक पाकिस्तानी ऑथर है, पाकिस्तान के इशू पे किताब है, कल्चर पे भी लोगों की बड़ी आपस में राय रहती है, पावर पे भी रहती है। बिल्कुल सही है। और इल्हान नियाज़ जो हैं वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वन ऑफ दी मोस्ट प्रोलिफिक राइटर्स हैं, यंग है, और वो पाकिस्तान के एक ऐसे रिसर्चर हैं जिनकी किताबें और जिनका काम इंटरनेशनली रिकग्नाइज। बिल्कुल ऐसा ही। तो इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस कि उसको डिस्कस करना, और वो इशू भी वो हैं जो हम सब से मुतल्लिका है। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, ठीक है ये जी। थोड़ा नेक्स्ट सा हम चेंज फिर होगा। इल्हान नियाज़ साहब की जो है वो कल्चर ऑफ पावर के ऊपर करते हाँ हैं, जी, उस पर और आप discussion। लोग बुक ख़रीद लें और पढ़ें, और पढ़े। और अगले हफ्ते आपसे जो है वो फिर मुलाकात होगी। थैंक यू ख्याल वेरी मच रखिए। एवरीवन। थैंक यू।